नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपन ने पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी है और ये अपनी 3rd क्लास है। अपन पढ़ रहे हैं जो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेम है उसकी जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। अपनी ये 3rd क्लास होगी, इसमें अपन पढ़ेंगे मेनली रिमोट सेंसिंग एंड देयर एंड जीआईएस इन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। इसके बाद हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड सूटेबिलिटी क्लासिफिकेशन और रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो अपना फर्स्ट स्टार्ट होता है रिमोट सेंसिंग टेक्निक फॉर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स असेसमेंट। देखो मैंने रिमोट सेंसिंग सेंसिंग का मतलब हो गया जैसे एआई टूल समझ लो आप, इसका यूज़ करना अपने प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के असेसमेंट में कि कहाँ पे कितनी मात्रा में कितनी सॉइल असेसमेंट, कितनी सॉइल सैलाइन सॉइल है, कितनी सॉइल एसिड सॉइल है, कितनी सॉइल एसिड सल्फेट सॉइल है। तो इसमें पहला फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। The identification and analysis of soil problems such as salinity, pollution, erosion and compaction are the main goals of remote sensing techniques for problematic soils evaluation. The following are the some particular methods and how they are used. पहला आता है मल्टीस्पेक्ट्रल एंड हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग। इसका मतलब हो गया, इसमें क्या करते हैं जैसे कि अंतरिक्ष के अंदर जैसे कोई सैटेलाइट है या कुछ भी है, सोर्स है जहाँ से अपने पास रेडिएशन सॉइल यानी कि सॉइल के ऊपर आएगी। अब ये रेडिएशन जब आएगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। इस कंडीशन में इसे एक एक्सेप्टर होता है जो एक्सेप्ट करेगा और एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा। उस इमेज में डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल्स है अपन पहले इसमें डाटा फीड करेंगे, वो ये शो करेगा कि हाँ यहाँ ये सॉइल एल्कलाइन सॉइल है, यहाँ सैलाइन सॉइल है, यहाँ एसिड सल्फेट सॉइल है, यहाँ इसकी इतनी मात्रा है, इतनी ज़्यादा है, वो सब कुछ इसमें उस इमेज के अंदर अपने पास शो होगा। Salinity identification. Different spectral fingerprints are seen in saline soils. Saline patches can be detected using multispectral and hyperspectral sensors by examining the reflectance in particular bands. ये क्या पर्टिकुलर बैंड्स, इसमें क्या होगा, डिफरेंट बैंड्स होते हैं जो उसके बैंड्स के अकॉर्डिंग वो शो करेगा उसमें इमेज के अंदर भाई हाँ यहाँ ये सोइल है, यहाँ ये सोइल है। कंटामिनेशन मैपिंग दूसरा आता है। कंटामिनेशन मैपिंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है बाय रिकॉग्नाइजिंग ईच पोल्यूटेंट्स डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैन आइडेंटिफाई केमिकल कंटामिनेंट्स इन सॉइल। इसका यूज केमिकल कंटामिनेंट्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए भी, यानी उनकी पहचान करने के लिए हाँ भाई ये केमिकल से यहाँ कंटामिनेट है सॉइल, इसके लिए भी किया जाता है। GIS technique for problematic soils assessment. Geographic information system are essential for managing and evaluating problematic soils. Comprehensive analysis and visualization are made possible by the integration of spatial data from several sources through GIS. अभी क्या होता है, जैसे कि जो भी डाटा लिया जाता है, स्पेशल डाटा लिया जाता है विभिन्न सोर्सों से, जैसे कि अपन या तो सर्वे द्वारा जो डाटा आ गया, या इसके अलावा सर्वे के अलावा लैंड यूज सॉइल में सर्वे के द्वारा, जैसे कि पहले का वो डाटा है, प्राइमरी डाटा है, सेकंड डाटा, या किसी डाटा अपने कोई कंपनी से लिया है या किसी सोर्स से भी लिया है, उस डाटा को फीड करेंगे। अब जो डाटा मैच करेगा सॉइल, यानी कि अपन जो मैप बनाएंगे उसमें जहाँ जहाँ वो डाटा जिसके अकॉर्डिंग मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग वो मैप बनता जाएगा। हाँ ये सॉइल यहाँ की ऐसी है, या इसमें ये पॉल्यूशन है, इसमें ये नहीं है। दूसरा आता है डाटा इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होगा, अब जो डाटा लिया या जो भी डाटा अपने पास है उसे कैसे तो इंटीग्रेशन करेंगे, उसे कैसे मिलाएंगे या उसका कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा उसे मैनेजमेंट कैसे करना है। पहला आता है लेयर्स ऑफ स्पाशियल डाटा, कैसे लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स होती है डाटा की, वो डाटा फॉर्मेशन की। डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया। दूसरा आता है सोइल मैपिंग, सोइल टाइप मैपिंग। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सोइल्स है, अकॉर्डिंग टू टाइप के अकॉर्डिंग मैप बनता है कि हाँ यहाँ ये सोइल इस प्रकार की सोइल है, यहाँ इस प्रकार की सोइल है। जैसे मान लो कहीं कहीं सैंडी सोइल है, कहीं दोमट सोइल है, कहीं सैलाइन सोइल है, या ये तो कहीं सैलाइन सोइल है, कहीं जैसे मान लो कहीं सोइल है जैसे लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है जो कॉटन के लिए सूटेबल होती है। इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग मैप बनाएगा, हाँ यहाँ ये इस टाइप की, यहाँ इस टाइप की, यहाँ इस टाइप की। दूसरा था इशू सोइल आइडेंटिफिकेशन।
हाँ भाई इस सोइल में ये इशू है, इस सोइल में ये इशू है, अकॉर्डिंग टू इशू उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना कि हाँ इस सोइल में ये इशू है या ये प्रॉब्लम है, इसके कारण ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है प्लांट के ऊपर या क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रही है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है कंटामिनेशन असेसमेंट, पोल्यूटेंट डिस्पर्सन मॉडलिंग। कंटामिनेशन असेसमेंट इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंटामिनेशन हो रहा है उसको असेसमेंट करना, उसका पता लगाना कि ये कंटामिनेशन किसके कारण है या कौन सा कंटामिनेशन हो रहा है सोइल के अंदर, उसका इसके द्वारा पता लगाया जाता है। पहला आता है इसमें पोल्यूटेंट डिस्पर्सन मॉडलिंग पोल्यूटेंट डिस्पर्सन मॉडलिंग, यानी कि पोल्यूटेंट है वो फैला हुआ उसको आइडेंटिफाई करना, उसका डिस्पर्सन कहाँ का है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा आता है रिस्क मैपिंग, टू सपोर्ट फोकस्ड एक्शंस एंड मॉनिटरिंग क्रिएट रिस्क मैप्स दैट शो लोकेशन दैट हैव वल्नरेबल टू सोइल पोल्यूशन, यानी वह सोइल इसमें क्या रिस्क को करते हैं असेसमेंट, भाई हाँ यहाँ इस सोइल के अंदर इतना रिस्क है कि ये पोल्यूटेंट हो सकती है या इतना हो सकती है या है, उसका पता लगाने के लिए रिस्क मैपिंग का यूज किया जाता है। दूसरा हाइड्रोलॉजिकल मैप मॉडलिंग आ गई, इसमें आ गया रन ऑफ मॉडलिंग। दूसरा फ्लड रिस्क असेसमेंट, रन ऑफ मतलब कितना रन ऑफ हो रहा है इसको एसेस करेगा वो। दूसरा आ गया फ्लड रिस्क असेसमेंट, कितना यानी फ्लड का कितना है, कितनी आप फ्लड हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके चांसेस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसका असेसमेंट किया जाता है। फिर आता है 3D विजुअलाइजेशन एंड टेरेन एनालिसिस आ गया। अब ये आता है कि इसमें चैलेंजेस क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चैलेंजेस है। अपॉर्चुनिटीज का बात करें तो क्या है, जैसे एक है कि अपन बहुत बड़े एरिया को एक साथ पता कर सकते हैं कि हाँ इतनी सोइल है। अब जैसे अपन को ये पता है कि जैसे मान लो यहाँ सैलाइन सोइल है, अपन को पता चल गया कि ऊपर से यहाँ इतनी बड़ी एरिया में कर लिया कि इस जगह सैलाइन सोइल है, तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका कैसे रिक्लेमेशन करेंगे, इसके लिए अपनी आराम से आसानी होती है कि ये सब करने के अंदर। इसके अलावा अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंज है कि डाटा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि जो डाटा अपने पास अवेलेबल है, पहले तो बात हो कि डाटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा कि अब जैसे मान लो अब जैसे कई ऐसे एरिया गांव वगैरह है जहाँ की डाटा अब भी गवर्नमेंट के पास या कई सोर्स के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सर्वे कुछ हुआ ही नहीं, तो डाटा अवेलेबिलिटी कम है। दूसरा है कि उसकी क्वालिटी, अगर डाटा है भी तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बेटर क्वालिटी का डाटा नहीं मिल पाता अपने को। दूसरा का टेक्निकल लिमिटेशन, सेंसर रेस्ट्रिक्शन। अब क्या होता है जैसे सेंसर्स है, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या, लिमिटेशन का मतलब जैसे कि मान लो अपने पास सेंसर है कि अपने पास टेम्परेचर को एक्सेस करने का सेंसर है, मॉइस्चर को है, लेकिन अदर कैरेक्टर्स को नहीं है, सैलिनिटी कितनी उसका नहीं है, तो लिमिटेशन हो गई कि अपने पास हाँ भाई अपन दो ही चीज़ का कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ का अपन नहीं कर पाएंगे। दूसरा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब आ गया एनवायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस हो गया। अब इस मान लो क्लाउड कवर है एंड वेदर है। अब जैसे मान लो क्लाउड कवर हो रखा है, क्लाउड फैल रखा है ऊपर आराम से चारों तरफ, अगर आप उस कंडीशन के अंदर भी आप अगर मैप करना, सोइल मैप फॉर्मेशन करना चाहते हो, रिफ्लेक्ट अच्छे से रिफ्लेक्ट रेडिएशन आ नहीं पा रही सोइल पे, हो नहीं पा रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को अच्छे से मैप, यानी कि एक रिस्क टाइप में या आप मान लो थ्रेड टाइप में हो सकता है कि हाँ अपन मैप अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मैप फॉर्म नहीं हो पाएगा। दूसरा है कॉस्ट एंड एसेसिबिलिटी। सबसे मेन रहता है कि इंडियन कंडीशन के अंदर देखा जाए तो लैंड होल्डिंग बहुत कम है, मैक्सिमम अपने यहाँ लैंड एवरेज लैंड होल्डिंग देखा जाए तो 1.08 हेक्टेयर पर पर्सन है। अब आप देख सकते हो कि इस कंडीशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति GIS या रिमोट सेंसिंग को अडॉप्ट करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके लिए अपने को बिग साइज में लैंड होल्डिंग चाहिए अपने को, तब जाके अपन इसको एक्सेप्ट यानी अब एक्सेस या अपन इसको अपना सकते हैं या अपन इसको यूज ले सकते हैं। तो इंडियन कंडीशन के अंदर देखा जाए तो लोगों के पास इसको, फार्मर के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो इसे लगा सके या इसे यूज ले सके। तो इंडियन कंडीशन में देखा जाए तो वैसे कम ही है इसका स्कोप वगैरह, क्योंकि इसका हाई कॉस्ट है, एसेसिबिलिटी बहुत कम है इसके अकॉर्डिंग। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपर्पज़ ट्रीज स्पीसीज एंड बायोरिमेडिएशन थ्रू मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज ऑफ सॉइल्स। मतलब कैसे मल्टीपर्पज़ ट्री क्या होते हैं, वे ट्री वे ट्री या वे पौधे, वे पेड़ जिनका उपयोग एक से ज़्यादा उपयोग हो, जिनसे एक से ज़्यादा बेनिफिट मिलता हो अपने को। अब वो बेनिफिट डिफरेंट दो तरीके से मिल सकता है, या तो एक ही प्लांट के दो डिफरेंट यूज हो सकते हैं या उससे दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं।
मल्टीपर्पज ट्रीज आर डेलिबरेटली ग्रोन एंड मैनेज्ड फॉर मोर देन वन आउटपुट, जिनसे एक से अधिक आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज होगी. दे मे सप्लाई फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, नट्स, लीव्स etc, while at the same time supplying firewood, add nitrogen to the soil. जैसे कि कोई प्लांट है वो सेम टाइम पे अपने पास फायरवुड अवेलेबल कर रहा है और उसी टाइम पे अपने को क्या कर रहा है, सोइल के अंदर नाइट्रोजन एडिशन कर रहा है, सप्लाई सम अदर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आउटपुट्स. मल्टीपर्पज ट्रीज इज ए टर्म कॉमन इन टू एग्रोफॉरेस्ट्री, particularly when speaking of tropical agroforestry where the tree owner is the subsistence farmer. सबसिस्टेंस फार्मर यानी जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी खेती करते हैं उनके लिए ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो अपने मवेशियों, भेड़ बकरी, उनके लिए ट्री की लीव्स का उपयोग करते हैं. बाकी जो स्टेम वगैरह या टिम्बर जो वगैरह उसको जलाने के फायरवुड के लिए यूज़ करते हैं. और जैसे अगर जो लीव्स वगैरह अगर सॉइल के अंदर गिर रही है ऊपर तो ऑर्गेनिक मैटर का भी काम करेगी. और ट्री की जो रूट्स है अगर अच्छी रूट डीप रूटेड है तो आराम से वो सॉइल को कॉम्पैक्ट करेगा, जिससे सॉइल इरोजन से अपन बच सकते हैं. ट्री स्पीसीज कैन बी मल्टीपर्पज इन टू वेज. फर्स्ट है ए सिंगल ट्री कैन यील्ड मोर देन वन आउटपुट. जैसे कि एक पेड़ है जो एक से अधिक आउटपुट दे रहा है, एक तो कंडीशन ये हो गई. दूसरी कंडीशन हो गई ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज व्हेन मैनेज डिफरेंटली कैन यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट. एक स्पीसीज है, एक ट्री है जो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, एक तो ये हो गया मल्टीपर्पज का. दूसरा हो गया एक ट्री है जिसको अगर अपन अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं तो उसका अलग अलग आउटपुट होगा. दूसरा ये हो गया. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फार्मर्स इन साउथ इंडिया ग्रो ग्लाइसिरिडिया सेपियम एज लीव फैंस that provide fuel, fodder and green manure for agriculture crops all at the same time. एक टाइम में वो क्या क्या कर रहा है, फ्यूल प्रोवाइड करा रहा है, फोडर करा रहा है, ग्रीन मैन्योर करा रहा है. तो ये मल्टीपर्पज हो गया ना. एक टाइम में एक ही प्लांट से सिंगल मैनेजमेंट में ये आउटपुट प्राप्त हो रहा है अपने को. दूसरा हो गया डिफरेंट मैनेजमेंट में सिंगल स्पीसीज को ग्रो करना. फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेनिया ल्यूकोसेफाला is managed so that some trees will principally yield wood while others principally produce leaf meal. अगर अपन एक तरीके से उसे मैनेज करते हैं तो अपन उससे क्या वुड प्राप्त कर सकते हैं. अगर डिफरेंट मैनेजमेंट में देखें तो अपन उसे लीफ मेल प्राप्त कर सकते हैं, उसकी लीफ का यूज लिया जा सकता है. अब आता है कॉमन मल्टीपर्पज ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिक्स इंक्लूड्स. पहला ग्लाइसिरिडिया सेपियम, द मोस्ट कॉमन ट्री यूज्ड फॉर लिविंग फेंस इन फेंसेस. फेंसेस मतलब अपने को चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए यूज लिया जाता है मेनली. इन सेंट्रल अमेरिका फायरवुड फॉडर फिक्सिंग नाइट्रोजन इनटू द सोइल. दूसरा था मोरिंजा. मोरिंजा मेडिसिनल ट्री एक प्रकार का. इसके लीव्स, रूट्स, ऑल द पार्ट्स आर यूजफुल फॉर मेडिसिनल पर्पज. एडिबल लीव्स, पोर्ट्स एंड द बीन्स कॉमनली यूज्ड फॉर एनिमल फॉरेज सेड. इसके अलावा इसका मेडिसिनल यूज भी है मोरिंजा का. इसकी लीव्स वगैरह बिकती है सम आयुर्वेदा या दवाई मेडिसिन बनाने के लिए, आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए. दूसरा था कोकोनट पाल्म, यूज फॉर फूड, प्यूरिफाइड वाटर, रूफ थ्रेचिंग, फायरवुड सेड. ये इसका मतलब क्या, आपने जैसे छत ग्रामीण परिवेश में देखा होगा तो इसके द्वारा अपन छत का निर्माण करते हैं, रूफ का निर्माण करते हैं इसकी लीव्स के द्वारा, उनको बिछा के बांध के. अब आता है नीम. नीम तो आप सब जानते हैं कि नीम के तो बहुत सारे यूज है. आप इसे रिफ्लेक्टेंट के रूप में भी यूज ले सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज होता है नीम. लिमिटेड यूज आर इंसेक्ट रिपेलेंट, एंटीबायोटिक, एडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल, विंड ब्रेक्स, बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द यूज एज मल्च, फायरवुड. अब आते हैं फीचर्स ऑफ गुड मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज. कि कोई प्लांट है या आप कोई ट्री स्पीसीज को चूज करें तो उसमें क्या फीचर होने चाहिए कि वो मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज के अंदर आ सकता है या इसमें यूज अकॉर्डिंग टू एज यूज लिया जा सकता है. इसमें आता है पहला आता है हैव गुड ऑर्गेनिक कंटेंट एंड न्यूट्रिएंट्स इन फोलिएज. सबसे इंपॉर्टेंट कि आप देख सकते हो कि अगर कोई भी ट्री है अगर उसमें गुड फोलिएज होगी उसमें और उसकी फोलिएज में अच्छी तरह से नाइट्रोजन होगी, क्योंकि फोलिएज है जनरली है कि स्वाभाविक है कि वो मिट्टी के अंदर लीव्स गिरेगी या उसकी टहनियाँ जो भी गिरेगी वो डिकम्पोज होगी. अगर उसमें बहुत ज़्यादा फोलिएज है तो आप फायदा मिलेगा कि ऑर्गेनिक मैटर की ज़्यादा अपने को प्राप्त होगा. और अगर फोलिएज के साथ उसमें नाइट्रोजन भी, अगर मान लो फोलिएज ज़्यादा है और ज़्यादा होने के साथ उसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा है तो अपने को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे. अपने को जैसे बाहर ही जो अपन न्यूट्रिएंट डालते हैं उनका खर्चा अपने बच जाएगा.
रूट्स आर द डीप विथ गुड सोइल बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, रूट्स डीप होनी चाहिए, साथ में वो बाइंड करनी चाहिए सोइल को, जिससे क्या इरोजन से अपन बच सकते हैं। इसके साथ कैन बी ग्रोन इन प्रॉब्लम सॉइल्स, ये सबसे ये है कि इंपॉर्टेंट है, जब आप ये पढ़ रहे हैं अपन प्रॉब्लम सॉइल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रॉब्लम सॉइल में ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो प्रॉब्लम सॉइल में जैसे मेनली अपन पल्सेज वगैरह या राइस वगैरह या अदर क्रॉप्स जो उसके लिए सूटेबल है वो नहीं ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ ट्रीज ग्रो किए जा सकते हैं तो फार्मर इससे भी कुछ इनकम जनरेट कर सकता है और उसका लैंड का यूज भी हो सकता है। रिड्यूस लॉसेज फ्रॉम द सोइल बाय द चेक रन ऑफ एंड सोइल इरोजन, ये सोइल इरोजन और रन ऑफ को भी चेक रोकेगा। इम्प्रूव सोइल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन से इम्प्रूव करेगा। बायोलॉजिकल का मतलब जैसे ऑर्गेनोमेटर ऐड करा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी, इसे डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। केमिकल मतलब कि जैसे सैलाइन सोइल में ग्रो कर रहे हैं तो कुछ केमिकल जिसके कारण कंट्रोल होगा, उसमें ग्रो भी कर पाएंगे। फिजिकल कंडीशन भी अच्छी होगी, पोरोसिटी वगैरह, और सॉइल एरेशन ठीक हो जाएगा। इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनपुट्स थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अपटेक फ्रॉम डीप सॉइल होरिजन्स, प्रमोट मोर क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिल। अब आते हैं सब मल्टीपर्पज ट्रीज अडोप्टेड बाय फार्मर्स। एरिड जोन में कौन कौन से ऐसे प्रोसोपिस सिनेरियो है, तो आप देख सकते हो कि खेजड़ी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में देखो खेजड़ी वहाँ का सबसे बहुमूल्य मान लो आप, इससे उनका लोगों का जीवनयापन भी होता है, क्योंकि खेजड़ी के द्वारा जैसे सांगरी, खेजड़ी के द्वारा इसका प्रोडक्ट है फली आती है, इसे सांगरी बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। इस सांगरी का अभी इसको इसकी सूची में गवर्नमेंट सूची में इसको शामिल किया गया प्रोडक्ट के रूप में, और जियोग्राफिक इंडिकेशन भी मिला है अभी इसको। बाड़मेर जैसे में बीकानेर एरिया में सुविधा होती है सांगरी। इसके अलावा इसकी सूखी पत्तियों को लूम कहा जाता है। इनका यूज बकरी, भेड़ बकरी आगो चराने, पशुओं को चराने के लिए पश्चिमी राजस्थान में यूज किया जाता है। बाकी खेजड़ी की जो टहनियाँ वगैरह है उनका फायरवुड के रूप में यूज ले सकते हैं वो, और छाया के रूप में तो काम आती है, वैसे शेड के रूप में तो। दूसरा आता है मस्किटो ट्री, ये टेकोमेला, इंडुला लाटा, रोहिडा, ये जिजिपस स्पीसीज। बेर आ गई, बेर तो आप सब जानते हो, आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हो। एजरेक्टा इंडिका नीम हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, इसके बाद एकेसिया टोटेलिस हो गया, इजरायली बबूल। फिर सेमी एरिड जोन में कम सम प्लांट ट्रीज यूज ले जाते हैं, जैसे एकेसिया नीलोटिका, गम अरेबिक ट्रीज बबूल हो गया, अकेसिया टोटेलिस हो गया, एल्बिजिया लेबेक हो गया, डिफरेंट टाइप्स ट्रीज यूज लिए जाते हैं। फिर ह्यूमिड जोन आ गया, ह्यूमिड जोन में भी सेम वही लगभग एलबीज नहीं, इसमें थोड़ा लगते हैं। एल्बिजिया लेबेक हो गया, सिरिस हो गया, इसके एल्बिजिया पोरोसिरिया हो गया, सफ़ेद सिरिस हो गया, इसके बाद में ये सुबबूल हो गया, ये सब यूज लेते हैं। अब आता है बायोरिमिडेशन। सॉरी फॉर कन्वेंस। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रिमेडिएट मीन्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम एंड बायोरिमिडिएशन मीन्स टू यूज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। रेमिडिएशन का मतलब सोल्व हो गया, और बायोरिमिडिएशन मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके अपन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। एजेंट टू सोल्व एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज कंटामिनेटेड या प्रॉब्लम सॉइल्स और कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर। Bioremediation is the use of microbes to clean up contaminated soil and groundwater. Bioremediation stimulates the growth of certain microbes that use contaminants as a source of food and energy. Problematic soils are these soils which are not suitable for arable for farming because of specific limitation. Sorry, arable farming होगा यहाँ. In general, problems soil are two types: physical problems and chemical problem. Physical problem आपने बताया था अभी, जैसे परमिबिलिटी हाई ना लो होना, पीटी सोइल, मार्सी सोइल। केमिकल बताया था, केमिकल प्रोसेस एसिड सोइल, एसिड सल्फेट सोइल, ठीक है, कैलकेरियस सोइल, साल्ट अफेक्टेड सोइल्स। Agroforestry systems have the potential tool to make use of marginal and degraded lands through the use improving effect of trees.
अभी तो ये एग्रोफॉरेस्ट तो ये अच्छा है, सिल्वीकल्चर, जैसे कि इसमें ट्रीज को ग्रो करता है, जैसे यूकेलिप्टस वगैरह ऐसे ट्री है जो सैलाइन सोइल या उनमें भी ग्रो आसानी से हो सकते हैं। इट प्रूव्स टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ ऑल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। अब ये डिफरेंट जैसे फिजिकल प्रॉब्लम वाली सॉइल है उनके लिए ट्री स्पीसीज यूज ली जाती है। पहले यूकेलिप्टस स्पीसीज, सीजियम, ये जामुन हो गया, अर्जुन हो गया, इंडियन विलो हो गया, शीशम हो गया, रिवर रेड गम हो गया, इन सब का यूज किया जाता है। अभी आ गया ये सब ग्रासेज भी यूज लेती है फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल को एक रिमेडिएशन करने के लिए। ये पैराग्रास होगी, ये साइनोडोन डेक्टाइलम बरमुडा ग्रास होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि इनमें मान लो ये है, इसमें आपको दो दो चार चार एग्जाम्पल याद कर लेना आप, ताकि आप थ्योरी में लिख सको। दो चार लाइन ये याद करना, बाकी आप यहाँ फिर लिख के यहाँ से दो चार एग्जाम्पल लिख देना, बस आपको इतना ही करना है। बाकी क्योंकि आपकी रटने की चीज़ें इसमें समझाने का कुछ को खास नहीं है, मैं बता सकता हूँ भाई ये चीज़ें, जैसे केमिकल प्रॉब्लम सॉइल है, सैलाइन सॉइल है, तो उसके लिए मस्टर्ड ट्री, मॉस्किटो ट्री, बबूल, पालास, अर्जुन, ये शीशु, ये सरू, ये सब यूज किया जाता है। सोडिक सॉइल आ गई। एसोडिक सॉइल के अंदर भी सॉइल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए ये जैसे कि ट्राइफोल ब्लेबरसिम हो गया, सेंजी हो गया, सप्ताल हो गया, ये सब यूज किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। सैलाइन सोडिक सोइल, जो सैलाइन सोडिक सोइल है उसके लिए अलग होता है, जैसे कि अक्सुमोनी, नीम, सरू, ये शीशो, ये सब खेजड़ी वगैरह, इजरायली बबूल बबूल यूज किए जाते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड कैपेबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अब पढ़ते हैं इसका। लैंड कैपेबिलिटी क्या नहीं, उसकी अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी यहाँ सुटेबल है या सॉरी कि मतलब जैसे कि कैपेबिलिटी का मतलब हो गया भाई लैंड में ये लिमिटेशंस है, या इस ज़मीन के अंदर इस सोइल में ये लिमिटेशन है, यहाँ ये इसके यानी इसके यहाँ इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाए, उसके रिमिडेशन किया जाए, ये लिमिटेशन है इसके द्वारा रिमिडेशन किया जाएगा, ये सब इसमें पता चलेगा अपने को। अब आता है इंट्रोडक्शन। सोइल इज porous, powdery and unconsolidated outer layer of the earth crust which is formed by the weathering of minerals and decomposition of organic substances. लैंड क्या है? लैंड टू डायमेंशन, देखना सोइल, इसमें डिफरेंस आता है कई बार सोइल और लैंड के अंदर आपके एग्जाम्स में, और जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है। तो उसमें सोइल और लैंड में डिफरेंस क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे सोइल होती है 3 डायमेंशनल होती है, लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ, जबकि लैंड होती है 2 डायमेंशनल होती है। Land is the solid part of the Earth's surface. Our land is home of many unique parts, plants and animals. The term land includes all physical elements in the wealth of a nation bestowed by nature, such as climate, environment, fields, forests, minerals, mountains, lakes, streams, seas and animals. The use our land wisely, we have to understand soil, the solid surface of earth that is not permanently covered by water. लैंडस्केप क्या होता है आप जानते हो कि जैसे लैंडस्केपिंग जो आपका कोर्स आएगा भी शायद आगे आएगा आपके, उसमें कैसे किसी भी लैंड को ब्यूटीफाई करते हैं, उसके ब्यूटीफाई या उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं बाय प्लांट्स, ट्रीज या सर्व हर्ब द्वारा ग्रो करके। लैंडस्केप के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लैंडस्केप इज ए विजिबल फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, it lands form and now they integrate with natural and man-made features. ये आपके इसमें है नहीं, इतना छोड़ो। अब आती है कैपेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। कैपेबिलिटी इज द व्यूड बाय सम एज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लैंड टू परफॉर्म एट ए गिवन लेवल ऑफ जनरल यूज। कैपेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटी है किसी भी लैंड की कि वो कितना परफॉर्म कर पा रही है, कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है, कितना प्रोडक्शन एक जनरल यूज के अकॉर्डिंग कितना यूजफुल या कितना आउटपुट दे पा रही है। जबकि सूटेबिलिटी क्या है कि वो लैंड उसके लिए सूटेबल है या नहीं। अपन कोई भी लैंड है जिसके अंदर बोझ या कंकड़ पत्थर है मान लो, अब अपन पहले देखें कि वो लैंड सूटेबल है या नहीं क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो वो तो आएगा सूटेबिलिटी के अंदर कि हाँ ये सूटेबल है या नहीं। ये नहीं है, अब ये नहीं है तो इसको कैपेबिलिटी क्या है, इसकी कितनी कैपेसिटी है इसकी, या इसमें क्या बेटर हो सकता है वो चूज करना, वो आता है कैपेबिलिटी के अंदर। Suitability as a statement of the adaptability of a given area for a specific kind of land use. Others see capability as a classification of land primarily in relation to degradation hazards.
अब आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन. Land capability classification is an exercise or interpretative grouping and grading of soils according to their potentiality and limitations. It helps to organize significant soil factors for conservation. लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या है? एलसीसी. इसका मतलब है कि आप सोइल को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड उसमें लिमिटेशन. जैसे मान लो कोई सोइल है, जैसे ए है, अब इसमें क्या तो लिमिटेशन है, सॉरी जैसे पहले ए सोइल ए है, मान लो सोइल ए है, इसमें क्या तो इसका यूज हो सकता है. अब फिर इसमें क्या क्या लिमिटेशन है भाई, हाँ इसमें ये सैलाइन है या इसमें एल्कलाइन है या क्या लिमिटेशन है, या परमेबिलिटी कम है या ज़्यादा है. फिर उस लिमिटेशन का क्या अपन उससे बचाव का उपाय भी करना पड़ेगा ना भाई. उसे कैसे बचा सकते हैं, उसे कैसे सही ठीक किया जा सकता है, ये है इसमें. It also gives detailed information regarding the productivity of different types of land. अभी आ गया क्राइटेरिया एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन. अब डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट वो है जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करेंगे. पहला है सोइल प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें आता है सोइल टेक्सचर. अब डिफरेंट सोइल टेक्सचर है, मान लो कोस्ट सोइल टेक्सचर है तो वहाँ ऐसी जैसे कि कॉटन वगैरह या राइस वगैरह, वहाँ क्योंकि उनमें चिकनी मिट्टी चाहिए, क्ले मिट्टी चाहिए, क्ले चाहिए, तो वहाँ वो क्रॉप ग्रो नहीं सकती. तो उसके अकॉर्डिंग ये भी इफेक्ट डालेगा कि हाँ कौन सा टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा. दूसरा इफेक्टिव सोइल डेप्थ, कितनी डेप्थ है. मान लो कोई की डेप्थ सोइल की डेप्थ शैलो डेप्थ होती है तो वहाँ जो डीप रूटेड क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं कर सकते, है ना. फ्रूट क्रॉप्स है उनके लिए 2 मीटर तो मिनिमम चाहिए डेप्थ. अगर ये नहीं है तो उनके रूट्स वो ग्रो नहीं हो पाएंगे. तो ये सब इसमें ये भी इफेक्ट डालेगा इसके ऊपर. परमेबिलिटी एंड इंटरनल ड्रेनेज. अब इसमें परमेबिलिटी का मतलब यानी कि उसमें ड्रेनेज कितना है या परमेबिलिटी कितनी है, वाटर कितना नीचे जा पाता है, कितनी देर में जा पाता है, mm/h इसके अकॉर्डिंग ये इसकी इकाई है. उसके बाद में है सोइल सैलिनिटी क्या है, सोइल एल्कलिनिटी, सोइल टॉक्सिसिटी, ये सब इसमें सोइल फैक्टर है. एक्सटर्नल फीचर ऑफ द लैंड, वाटर लॉगिंग, ये एक्सटर्नल फीचर हो गया कि मान लो कोई लॉग्ड जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है. अब उस कंडीशन में आप जैसे कि जिनको पानी की कम अवस्था चाहिए, जिन्हें पानी में सेंसिटिव होती है ज़्यादा वाटर लॉगिंग की, तो उनको अपन ग्रो नहीं कर सकते. अब जैसे मान लो राइस है, राइस तो ग्रो हो सकता है वाटर लॉगिंग कंडीशन में, बाकी अदर क्रॉप्स नहीं हो सकती, वीट वगैरह हुआ. स्लोप एंड इरोजन आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन लैंड कैपेबिलिटी एंड लिमिट द लैंड फॉर पर्टिकुलर यूज ओनली. यानी इरोजन क्या है, इरोजन स्लोप कितना है और इरोजन ये दोनों पे डिपेंड करता है किस लैंड का क्या यूज होना चाहिए. ज़्यादा स्लोपी लैंड है तो वहाँ इरोजन ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ेगा यहाँ क्रॉप ग्रो होगी भी या नहीं होगी. दूसरा क्लाइमेट फैक्टर आ गया. तीसरा रेनफॉल, रेनफॉल भी इफेक्ट करेगी. ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया तो वहाँ जिनको ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. जहाँ कम है एरिड एरिड रीजन है वहाँ कम पानी वाली जैसे पाल्मलेट हुआ, फिंगर मिलेट हुआ, ये ग्रो कर सकते हैं. टेम्परेचर भी इफेक्ट डालेगा. ज़्यादा टेम्परेचर वाली सोइल में जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ जिनको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो क्रॉप ग्रो की जाएगी. ठीक है, जो यानी कि सहन कर सकते हो ज़्यादा टेम्परेचर को वो ग्रो की सकती, सेंसिटिव नहीं करी जाएगी. विंड वेलोसिटी कितनी है ये भी डिपेंड करेगा, लोजिंग हो जाएगी, क्रॉप गिर जाएगी अगर ज़्यादा विंड वेलोसिटी हो. तो मान लो शुगर केन ग्रो आपने ग्रो कर दिया और वहाँ विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्रॉप अगर फिर तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉप गिर जाएगी कट करने के पहले. लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लास आती है पहले, फिर लैंड कैपेबिलिटी सब क्लास आती है, फिर लैंड कैपेबिलिटी यूनिट आती है. अब आता है कैपेबिलिटी क्लास. ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, अरेबल लैंड्स क्लासेस, कल्टिवेबल, नॉन अरेबल, नॉन कल्टिवेबल. 1 से 4 तक होती है वो, 1 से 4 तक 8 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है. 1 क्लास से लेके 4 क्लास तक तो अरेबल में आती है, फिर 5 से लेके 8 क्लास तक आती है नॉन अरेबल में. ठीक है. इन अरेबल लैंड frequent distribution of soil occur, example crop field, forest and plantation are the example of non arable land में किए जाते हैं. अब देखो ये जो कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है इसमें आपको इन 8 का है. क्लास 1 का क्या कलर है,
ये कलर मेनली ये एग्जाम में ये कलर पूछा जाता है आपके, तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, ठीक है, या तो आपके ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है ये कलर वगैरह बाय इसका, जैसे कि क्लास 1 का लाइट ग्रीन होता है, क्लास 1 का मतलब क्या है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है क्लास 1 के अंदर। क्लास 2 में कुछ लिमिटेशंस आती है, इसमें येलो कलर का होगा, ठीक है, मैप के अंदर इसका कलर येलो होगा, तीसरी क्लास का रेड होगा, चौथी का ब्लू होगा। आपको ये कलर याद होना चाहिए कि कौन सी क्लास का कौन सा कलर है, ऑरेंज, ब्राउन, ठीक है, पर्पल, एट क्लास का। अब जैसे यहाँ तक की जो क्लासेज है ये तो है कल्टिवेबल हो गई, इसके बाद के यहाँ पर क्रॉप का कल्टिवेशन नहीं कर सकते, इनमें आप या तो पास्चर या फॉरेस्ट ट्रीज डेवलप कर सकते हो। ये डिफरेंट कलर्स है, ये आपको याद करने हैं। अब एलसीसी वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का सब क्लास क्या क्या है। द बेसिस ऑफ सब क्लास इज द रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैजार्ड, यानी कौन सी प्रॉब्लम या हैजार्ड उसके अंदर है वो आता है सब क्लास के अंदर। जैसे ई का मतलब होता है इरोजन से, अगर कोई सोइल इरोजन से अफेक्टेड है तो उसमें क्या होगा, ई होगा। जैसे मान लो कि थर्ड, जैसे मान लो थर्ड है, ठीक है, अब इसमें मान लो इरोजन से इफेक्ट, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे ऐसे, ठीक है। दूसरा आता है वाटर लॉगिंग, डब्ल्यू से शो करेंगे, ये एस, ये आपको याद करना है इंडिकेशन, जैसे सी से क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है, ई से इरोजन, डब्ल्यू से वाटर, एस से सोइल रिलेटेड हैजार्ड्स और सी से क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड्स। अब आता है कैपेबिलिटी यूनिट। द कैपेबिलिटी यूनिट इज द सब डिवीजन ऑफ द कैपेबिलिटी सब क्लास डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि जैसे मान लो क्लास थर्ड ऐसा आपने लगा दिया कि सोइल हैव सेवरल लिमिटेशंस that reduce the choice of plants, require special conservation practices और both। अब इसमें क्या क्या स्पेशल को यानी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है किसी लिमिटेशन के लिए, जो अपने सब क्लास में पढ़ा था कि उसमें क्या क्या लिमिटेशन है, अब उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट है वो सब यूनिट के अंदर आता है, सॉरी कैपेबिलिटी यूनिट के अंदर आता है। अब आता है लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन। द टर्म सुटेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी हैव ऑफ्टन बीन कंफ्यूज्ड और इवन रिगार्डेड एज synonymous। There is a distinction between suitability for a single clearly defined reasonable homogeneous purposes practices and capability for a broader use such as agriculture development। Thus, suitability assessment has a sharp focus looking for sites possessing the positive features associated with the successful production or use। Suitability is largely a matter of producing high yield with relatively low inputs। सुटेबिलिटी का मतलब होगा कोई लैंड हो, पहले बात तो सूटेबल है या नहीं कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, सूटेबल होगी, हाँ भाई ये लैंड सूटेबल है, ये नहीं सूटेबल है, जो सूटेबल होगी उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या उसमें है सही है, या क्या क्या उसमें जैसे वाटर अवेलेबिलिटी है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक है। जो नहीं सूटेबल है उसमें क्या क्या होगा, परमेबिलिटी लो है या फिर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Land Suitability Classification (LSC). According to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), land suitability is the fitness of a given area for a land utilization type or the degree to satisfies the land user। ये क्या है suitability का मतलब हो गया, कोई लैंड है वो कितना सुटेबल है, उसमें कितना अपन जिस पर्पज के लिए उस लैंड को यूज ले रहे हैं वो उसके लिए कितना परफेक्ट है, परफेक्शन कितना है, कितना उसे आउटपुट अपन को प्राप्त होगा, वो आता है लैंड सुटेबिलिटी। इट इज जनरली प्रेजेंटेड एज ए क्लास और रेटिंग। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सुटेबिलिटी क्लासेस आउटलाइंड बाय FAO कैन बी अडॉप्टेड एंड अप्लाइड एट बोथ रीजनल एंड लोकल स्केल। Thus, land suitability classification system has 4 different categories, orders, classes, subclasses, and units। Basic principles of land suitability। It is assessed for specified kinds of use, यानी कि जिस पर्पस के लिए अपन लैंड को यूज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया। अपन को राइस उगाना तो राइस के अकॉर्डिंग, वीट उगाना तो वीट के अकॉर्डिंग, अपने को पास्चर के लिए उगाना तो पास्चर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया। इवोल्यूशन रिक्वायर्स ए कंपैरिजन ऑफ बेनिफिट ऑब्टेन्ड विथ इनपुट्स नीडेड। लैंड सुटेबिलिटी ऑर्डर्स विच रिफ्लेक्ट काइंड ऑफ सुटेबिलिटी। अब देखो ये आपको ये याद करना पड़ेगा यहाँ कि लैंड सुटेबिलिटी ऑर्डर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्ट काइंड ऑफ सुटेबिलिटी,
मतलब सुटेबल है या सुटेबल नहीं है, ये ऑर्डर रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा आ रहा है लैंड सुटेबिलिटी क्लासेज, ये क्या है, विच रिफ्लेक्ट डिग्रीज ऑफ सुटेबिलिटी विथ इन ऑर्डर्स। पहले अपन ने क्या किया कि पहला है कि लैंड सुटेबल है या नहीं है। अब मान लो लैंड सुटेबल है तो कितनी सुटेबल है, ये कौन शो करेगा, लैंड सुटेबिलिटी क्लासेस। दूसरा आता है लैंड सुटेबिलिटी सब क्लास विच रिफ्लेक्ट काइंड ऑफ लिमिटेशन और द मेन काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड विद इन क्लासेज। अपन ने सुटेबल लैंड सेलेक्ट कर ली, ठीक है, वो कितनी सुटेबल है वो बताएगा क्लासेज। अब उसमें क्या लिमिटेशन है और उनका कैसे निर्धारण किया जाता है, उसका कैसे निदान किया जाता है, उसका कैसे ये बचा जाता है, उसका कैसे सही किया जाता है, वो कौन शो करेगा, लैंड सुटेबिलिटी सब क्लासेज। लैंड सुटेबिलिटी यूनिट्स क्या शो करती है, विच रिफ्लेक्ट माइनर डिफरेंसेस विद इन सब क्लास। यानी कि अब जैसे सब क्लास है भाई, हाँ ये इसमें लिमिटेशन है, उसमें माइनर जो डिफरेंस है वो कौन शो करेगा, लैंड सुटेबिलिटी यूनिट्स। लैंड सुटेबिलिटी ऑर्डर्स, अब देखो इसमें क्या है, एस दो है, ऑर्डर कितने, दो टाइप के होते हैं, एक तो एस और एक एन। एस मतलब सुटेबल लैंड, जैसे मैंने बताया था कोई लैंड है, पहली बात अपन देखेंगे कि सुटेबल है या नहीं है। सुटेबल है तो इसे एस से डिनोट करेंगे। सुटेबल लैंड का मतलब हो गया जिसमें अपन को राइस ग्रो करना है। अब राइस के लिए अपन को एच सोइल चाहिए, इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी, पडलिंग करनी पड़ती है, तो पडलिंग के लिए उसमें क्ले होना चाहिए 50% से लगभग 20% से मोर देन 50% से मोर देन क्ले होना चाहिए। अगर आप चाहो कि आप जैसे कि कौन सी सैंडी सॉइल है उसमें आप राइस ग्रो करना चाहो तो उसके लिए वो सूटेबल नहीं है, उसके लिए वो अनसुटेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ग्राउंडनट ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए सैंडी सॉइल सुटेबल हो जाएगी। A suitable land on which sustained use for the defined purpose is in the defined manner is expected to yield benefits that will be justify required recurrent inputs without unacceptable risk to the land resources। इसका सिंपली मीन है जो लैंड अपन जिस पर्पज के लिए अपन को पर्पज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, ध्यान रखना, मेरे को किस चीज़ के लिए चाहिए पहले ये जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा कि ये लैंड उसके लिए सुटेबल है या अनसुटेबल है। दूसरा अनसुटेबल लैंड होगी, जाओ लैंड सुटेबल नहीं है, वो इसमें अनसुटेबल एंड द्वारा उसे अपन दर्शाएंगे। अब लैंड सुटेबिलिटी क्लासेज जो डिग्री शो करेगी वहाँ कितना सुटेबल है। द क्लासेज विल बी द इंडिकेटेड बाय एन अरेबिक नंबर इन सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग सुटेबिलिटी विद इन द ऑर्डर एंड therefore रिफ्लेक्ट डिग्री ऑफ सुटेबिलिटी विद इन द ऑर्डर। यानी एक सिंगल ऑर्डर उसमें कितना डिग्री कितनी सुटेबिलिटी है वो कौन शो करेगा, सुटेबिलिटी क्लासेस। It has been recommended to use only 3 classes within orders S and the 2 classes within order N। अपने दो ऑर्डर दिखे थे अभी, S सुटेबल है, N नॉन सुटेबल। अब इसमें कितनी है, S के अंदर तो 2 क्लास, S के अंदर तो 3 क्लासेज हैं, और जो N है, N अपना ऑर्डर है, उसमें कितनी है 2 क्लासेज है, और S में कितनी है 3 क्लासेज। आप याद रखना, ये लैंड सुटेबिलिटी क्लासेस। पहली S1 S2 S3 अपने पढ़ा था कि S में 3 है और N में 2, N1 N2। S1 हाईली सुटेबल, देखो इससे पता पड़ रहा है कि जो लैंड बहुत ज़्यादा उसमें डिग्री ऑफ सुटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाईली सुटेबल लैंड। दूसरी मॉडरेट सुटेबल जिसमें डिग्री ऑफ सुटेबिलिटी कम है। लैंड हैविंग लिमिटेशंस विच इन एग्रीगेट आर मॉडरेटली सीवियर फॉर सस्टेन एप्लीकेशन ऑफ ए गिवन लैंड यूज। यानी इसमें कुछ लिमिटेशन होगी, उनको अपने को सही करना पड़ेगा। तीसरी मार्जिनली सुटेबल, लैंड हैविंग लिमिटेशन विच इन एग्रीगेट आर सीवियर फॉर सस्टेन्ड एप्लीकेशन फॉर ए गिवन यूज। यानी जिसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो, सीवियर फॉर्म में अवेलेबल हो या सीवियर फॉर्म में पाई जाती हो वो। अब आता है करंटली अनसुटेबल N1 sorry, limitations are so severe as to preclude successful sustained use of the land in the given manner। इन सॉइल में क्या होगा, कम लिमिटेशन कम होगी, लेकिन सॉरी इस कंपेयर टू N2 इनमें क्या होगी, कम होगी, लेकिन जो N2 है परमानेंटली अनसुटेबल होती, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें अगर आप थोड़ा बहुत कुछ करोगे तो कुछ टाइम में कुछ प्रॉफिट या कुछ आउटपुट मिल सकता है।
Land suitability subclass. The subclasses reflect kind of limitations or main kind of improvements measure required within the classes. यानी किसी सब जो क्लासेस पढ़ी थी उसमें क्या लिमिटेशन है और उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या अपने को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या मेजर अपने को आवश्यक होगा. They are indicated in the symbol using lower case letters. C द्वारा climate conditions. अगर C लिखा हो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसमें लिमिटेशंस है. T मतलब टोपोग्राफिक लिमिटेशंस होगा. W मतलब वेदर वेटनेस लिमिटेशंस होगा. N मतलब सालिनिटी लिमिटेशंस होगा. F मतलब सोइल फर्टिलिटी लिमिटेशंस होगा. S मतलब फिजिकल सोइल लिमिटेशंस होगा. अब आता है लैंड सुटेबिलिटी यूनिट. लैंड सुटेबिलिटी यूनिट्स आर यूज्ड एट द फार्म प्लानिंग लेवल सिंस डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स और इन माइनर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स. अब मतलब जैसे अपने अभी पढ़ा था लैंड सुटेबिलिटी सब क्लास, उसमें क्या हो रहा था लिमिटेशन शो कर रहा था भाई यही लिमिटेशन उसमें है. लेकिन अपन इसमें देखें कि अगर जो उसमें माइनर लिमिटेशंस आ गई उसके अंदर जो माइनर लिमिटेशंस आ रही है वो अपन किसमें लैंड सुटेबिलिटी यूनिट के अंदर शो होगा. Land suitability units can be created in the numbers deemed necessary. यानी एक नंबर के रूप में शो होगी 1 2 3. हाँ भाई इसमें इतनी है, ऐसे 2 है, इसमें 3 है, ऐसे. ठीक है. This can indicate the relative importance of land development works. अब आपका लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स पोटेंशियल. इसमें यानी जो अपन ने इसमें टॉपिक लिए थे, बाकी आपका जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स मैनेजमेंट है जैसे सैलाइन एसिड सॉइल्स वो अपन अलग अगर नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे. बाकी इसमें ये लास्ट है रेडॉक्स पोटेंशियल इन सॉइल्स. रेडॉक्स पोटेंशियल इसका मतलब होता है आपने पढ़ा होगा पहले 10th या 12th क्लास में कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 2 टाइप्स रिएक्शंस होती है. ऑक्सीडेशन जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. ऑक्सीडेशन क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ए रिएक्शन बाय ए मॉलिक्यूल एटम और आयन. जबकि रिडक्शन क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्या होगा रिडक्शन. अब जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होगी साइमल्टेनियस एक ही कंडीशन में, एक बार रिडक्शन ऑक्सीजन एक बार ऑक्सीडेशन हो रही है दूसरी बार उसके रिवर्स में रिडक्शन हो रहा है, दोनों साथ हो रही है तो उससे अपन क्या होंगे रेडॉक्स रिएक्शन. अपन देखते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है. रेडॉक्स पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए केमिकल स्पीसीज टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम और लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रोड एंड देयर बाई बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज रेस्पेक्टिवली. मतलब कि एक सोइल है या कोई भी है जो कितनी मात्रा में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें कितनी मात्रा में रिडक्शन हो रहा है, कितनी मात्रा में ऑक्सीडेशन हो रहा है कितनी मात्रा में रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है. वही क्या रेडॉक्स पोटेंशियल उसकी मेजर. या अब इस रेडॉक्स पोटेंशियल को मिली वोल्टेज में अपन मेजर करते हैं. ठीक है. इसके अलावा ये बाकी आपके तो ठीक है दोस्तों आपका ये 3 क्लासेस अपनी हो गई है. लगभग 2 या 3 क्लासेस और होगी उसमें अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जैसे एल्कलाइन सॉइल्स सैलाइन सॉइल्स कैसे उनका फॉर्मेशन होता है कैसे उनका मैनेजमेंट होता है. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स उनके पढ़ेंगे साल्ट इफेक्टेड सॉइल के जो भी है सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स, इसके एसिड सॉइल एसिड सल्फेट सॉइल कैल्केरियस सॉइल्स हाई परमिलिटी सॉइल लो परमिलिटी सॉइल. ये सब अपन नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट अपना सिलेबस हो जाएगा. बाकी जैसे मैंने आपको पीपीटी में पढ़ाया इसके अलावा ये आपको एक डायरेक्शन का है. आप ये मैं सोचता हूँ कि आपके इसके पहले आप इसको याद अच्छे से समझो पढ़ो, इसके बाद आपका कोई नोट्स वगैरह है आप उनमें से थ्योरी बेसिस पे अच्छे से याद करना क्योंकि आपको वहाँ थ्योरी लिखनी है. मैंने आपको समझा दिया बता दिया शॉर्ट में, बाकी आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. आप ऐसे करना 1-2 बार पढ़ के फिर दोबारा देखना वीडियो एक बार फिर उसे पढ़ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.